Everyone, this is Shrishti Roy and I welcome you to Vikas Coaching Classes. Today we are going to study another topic of physical geography, that is major landforms of the earth. जैसे mountain है, you have plain region, you have a plateau, you have a hill. तो ये सारे जो होते हैं ये landforms होते हैं जो naturally form होते हैं. So the surface of the earth is not the same everywhere, you know. कहीं पे आपको चढ़ाई मिलेगी, कहीं पर प्लेन होता है. So but these landforms are a result of two processes. दो processes होती हैं जो landforms को बनाते हैं. Okay, landforms जो होते हैं जैसे कुछ ऊपर होंगे, okay, कुछ ऊपर होंगे अर्थ के और कुछ नीचे होंगे. You know, landforms जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर ही देखते हैं like mountains, आपको सी के अंदर भी मिलेंगे. सी के अंदर भी माउंटेन्स होते हैं जिनकी हाइट और भी बड़ी होती है देन दी माउंट एवरेस्ट, जो कि हमें पता है दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन ऑन दी अर्थ. So these landforms are a result of two processes. अब वो दो processes कौन है? एक होती है internal processes, एक internal processes जो अर्थ के अंदर से you know अर्थ के अंदर जो processes होती हैं जिनकी वजह से landforms बनते हैं. जैसे this is your earth, यहाँ पे कुछ processes हो रहे होंगे. जैसे आपको पता है कि कोर, क्रस्ट और मेंटल, दीज आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ. यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से कुछ लैंडफॉर्म्स होते हैं. जैसे वॉल्केनो ऊपर नहीं होता है, वॉल्केनो जो नीचे एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से आपका वॉल्केनो बनता है. सिमिलरली यू हैव सम एक्सटर्नल प्रोसेसेस जैसे जो बाहर से एक्ट करते हैं. सो लेट्स सी दीज टू प्रोसेसेस. The internal process leads to the upliftment and the sinking of the earth surface at several places. जो इंटरनल प्रोसेसेस का क्या रोल होगा? इंटरनल जिसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस भी बोलते हैं या एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं. इन द ज्योग्राफिकल टर्म हम इंटरनल प्रोसेस को एंडोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं या एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं. तो इंटरनल प्रोसेस की वजह से क्या होता है, या फिर कोई लैंडफॉर्म ऊपर उठ जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा, ओके, या फिर सिंक हो जाएगा या फिर अंदर चला जाएगा. और एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस. एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, किसी चीज को आप जैसे इरोजनल हो जाता है. जैसे कोई भी प्रोसेस है, जैसे रिवर अगर किसी पत्थर के ऊपर से गुजर रही है तो कभी ना कभी वो जो पत्थर है वो उसमें यू विल सी कि वो इरोड हो चुका है, घिस चुका है. तो ये जो घिसने वाली जो प्रोसेस होती हैं, डेन्यूडेशन हो गए, इरोजन हो गए और ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 प्रोसेस होते हैं जिन्हें हम एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं और एक्सोजेनिक प्रोसेस. You can see on the screen that the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. And what is erosion? Simple सा definition पूछ लेते हैं. What is erosion? Erosion is the wearing away of the earth surface. Wearing away मतलब घिसना, दूर जाना, कुछ भी बोल सकते हो. So the wearing away of the land surface or the earth surface is known as erosion. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. Exogenic process में 2 process और भी होते हैं. So you can also divide the exogenic process into 2 forms, erosion and deposition. Erosion is the wearing away of the earth surface, मतलब किसी चीज को घिसटना या कम करना, और एक होता है डिपोजिशन, रीबिल्डिंग करना. तो जैसे ये एक आपकी रिवर है, ये गुजर रही थी पत्थर के ऊपर से, तो इसने इस पत्थर के लेवल को कम कर दिया, तो ये इरोजन हो गया. अब क्या हुआ, वापस हवा आई तो हवा ने कुछ पार्टिकल्स लाके वहां पे जमा कर दिया, तो ये हो गया डिपोजिशन. सो दीज 2 प्रोसेसेस आर कैरीड आउट. यू कैन सी जो 3 एजेंट हैं, ये भी पूछ लेते हैं व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ इरोजन, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ डिपोजिशन. वो होते हैं वाटर मतलब हो गया आपका रिवर, आइस एंड विंड. Broadly, we can group different landforms depending on the elevation and slope. अगर जब हम landforms की बात कर रहे हैं, जैसे ये mountain है, you have a plateau, you have a hill, इनको हम कौन सा एक basis है जिसके ऊपर हम define करते हैं या जिसके basis पे हम इनको divide करते हैं, वो है उनका elevation, मतलब height और slope. अगर कम slope होगा तो हम उसे plain बोल देंगे. Usually we live on the surface that are plain, right? तो जैसे हम जहाँ भी, जैसे अभी हम जहाँ
जहाँ पर भी रह रहे हैं वो एरिया कैसा है, प्लेन है ना, तो इसलिए वो प्लेन क्यों है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी स्लोप नहीं है. सो दीज आर द टू बेसिस ऑन डिफाइनिंग द लैंडफॉर्म्स और डिवाइडिंग द लैंडफॉर्म्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स. और डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्या हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. माउंटेन, you have mountain, you have plateaus, and you have plains. Okay, now see the mountains. We will first see the mountain. अभी हमने बताया कि if you want to differentiate a landform, you can differentiate a landform on two bases. एक होता है elevation, that is altitude या height, and one is slope. तो mountain आपने generally you would have seen in the pictures, वो कैसे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं. ऊंचे हैं तो मतलब उनका elevation कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, height बहुत बड़ी है, और थोड़े से फिसलन टाइप की होती है, मतलब उनका स्लोप भी बहुत ज्यादा होगा. सो अ माउंटेन इज अ नेचुरल. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ mountain is an any natural mountain is any natural elevation of the earth surface. कोई भी elevation हो, कोई भी चीज अगर हाइट में ऊपर अपलिफ्टेड हो, उसे हम माउंटेन बोल देते हैं. माउंटेन्स, लेकिन एक स्पेशलिटी होती है, हर चीज को भी हम माउंटेन नहीं बोल सकते. माउंटेन की स्पेशलिटी होती है कि उनका स्मॉल समिट होता है, मतलब कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये जो समिट होता है ना, कि हमने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, दैट इज द समिट ऑन द कोन ऑफ द upper tip of the mountain, and it has a huge broad base. ये जो base है इसका बहुत broad होता है, and it has a small summit. It is considerably higher than the surrounding area, which is what are the characteristic of a mountain is a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Okay, but आपको ये भी अभी in the previous lecture I have told you कि as you move away from the surface, जितना आप ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर बहुत कम होते जाता है, कूलर द टेम्परेचर, और उतनी ही कम ऑक्सीजन होती है. माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ आइस. माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ रिवर्स, तो वहां पर क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर कम होता है तो आइस जमा हो जाती है. सो इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस है. एंड अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सबसे बड़ा असर हो रहा है, यही जो आइस हैं ये बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, विच आर द सोर्स ऑफ योर फ्रेश वाटर. और यही जो परमानेंटली, एंड वाटर ग्लेशियर, माउंटेन में ही ग्लेशियर्स होते हैं, तो ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं, दीज आर द फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. सिंपल डेफिनेशन ऑफ ग्लेशियर इज अ फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. There are some mountains you cannot see as they are under the sea. तो वही बोला था ना कि इंटरनल प्रोसेस की वजह से कुछ लैंडफॉर्म्स ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं. तो ये जो अंडर द सी होते हैं, ये भी कुछ माउंटेन्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रोसेसेस. सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल. अच्छा, माउंटेन का एक ये देखो, एक पॉजिटिव अगर आपको बोलना हो कि माउंटेन का एक एडवांटेज क्या है, माउंटेन का एक ये एडवांटेज है कि इट इज देयर इज अ फ्रोजन रिवर ऑफ आइस एंड दे आर द सोर्स ऑफ रिवर्स. और एक जो नेगेटिव है, क्योंकि आपको बताया था कि लैंडफॉर्म को दो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो दो बेसिस होते हैं, ऑन आइदर ऑन द एलिवेशन और द स्टीप स्लोप्स. अब यहाँ जो माउंटेन का स्लोप है आप देख सकते हो कि वो स्टीप होता है, तो क्या ऐसे जगह पे आप फार्मिंग कर सकते हो? तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अ माउंटेन, दैट द स्लोप्स आर स्टीप, सो लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग. माउंटेन्स, अब एक और माउंटेन्स में आता है, जब माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज्ड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेंज. उस चीज को हम रेंज बोलते हैं. ओके, द माउंटेन्स when they are arranged in a line, that is known as a range. अगर आप नॉर्थ अमेरिका को देखोगे, नॉर्थ अमेरिका इज लाइक दिस. यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन है और ये माउंटेन एक लाइन में अरेंज्ड है. ये माउंटेन, इस रेंज को हम क्या बोलते हैं, रॉकीज रेंज बोलते हैं. रॉकीज माउंटेन की रेंज हो गई, ठीक है. तो माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन, दैट इज नोन एज रेंज. एंड पैरेलल रेंजेस होते हैं, एंड दे कंसिस्ट ऑफ अ पैरेलल रेंजेस. तो हिमालयस क्या है? हिमालयस भी एक माउंटेन्स ही हैं, बट दे आर द रेंज ऑफ माउंटेन. ओके, हिमालयस कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया में है. तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, हिमालयस आर इन विच कॉन्टिनेंट? एशिया. एल्प कहाँ पर है? एल्प्स होते हैं यूरोप में. अब वो एल्प इज अ रेंज, अब उस पे बहुत सारे माउंटेन होंगे. ओके, जैसे हिमालय इज अ रेंज, हिमालय इज अ माउंटेन रेंज, उस पे कौन सा माउंटेन है? तो माउंट एवरेस्ट है. दिस इज व्हाट आई मेंट टू से.
यू हैव द एंडस माउंटेन, एंडस माउंटेन होते हैं साउथ अमेरिका में. यू हैव एटलस, एटलस माउंटेन होते हैं आपके अफ्रीका में. ओके, सो दीज रेंजेस यू शुड नो एंड द कॉन्टिनेंट इन विच दे लाई. नाउ in the mountains there are actually 3 types of mountains होते हैं. Okay, there are 3 types of mountain, that is fold mountain. Okay, you have 3 types of mountain, that is fold mountains, block mountains and volcanic mountains. फोल्ड माउंटेन्स कैसे होंगे? जो हमारा हिमालयस है ना, वो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं. एक स्पेशलिटी है फोल्ड माउंटेन्स की, वो यंग होते हैं. तो हिमालयस अभी अभी के बने हुए हैं, नॉट जस्ट 1 or 2 years ago, इट इज इन द मिलियंस ओनली, बट रिसेंटली बने हुए हैं. फोल्ड माउंटेन्स ऐसे होते हैं. ओके, फोल्ड माउंटेन्स आर लाइक दिस. हिमालयन माउंटेन्स और जो एल्प हैं, एल्प्स कहाँ थे? साउथ में, सॉरी यूरोप में थे. तो हिमालयन माउंटेन्स एंड एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स. इनकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि रग्ड रिलीफ मतलब स्मूथ सरफेस नहीं होता है, थोड़ा खुरदुरा भी होगा, ऐसे टाइप का रहता है. एंड हाई कॉनिकल पीक्स, लेकिन बहुत हाई समिट्स होते हैं. जैसे एल्प्स माउंटेन का रेंज का एक माउंटेन है कॉकेशियस, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन यूरोप. इसी तरह हिमालयस में क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि सबसे बड़ा समिट भी है. Aravalli range in India is one of the oldest fold mountain system in the world. अगर सबसे पुराना जो फोल्ड माउंटेन, जनरली फोल्ड माउंटेन्स अभी के बने हुए होते हैं, दे आर यंग. बट अगर सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम अगर आपको है तो वो है हमारे अरावली रेंज. अरावली रेंज एक्चुअली ये दिल्ली तक जाते हैं, गुजरात राजस्थान से दिल्ली तक ये पूरा आपका अरावली रेंज है. अरावली रेंज के जो वेस्ट में ये आपका पूरा राजस्थान हो गया, और यहाँ पर आपके अरावली रेंज मध्य प्रदेश, यूपी, ये सारे हैं. The range has considerably worn down due to the process. Though Aravalli range is one of the oldest mountain system in the world, but that range has considerable worn down due to the erosion. अब बहुत पुरानी है, कोई भी चीज अगर बहुत पुरानी होगी तो डेफिनेटली उसमें जंग लगेगी, उसमें कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही. तो उसी तरीके से अरावली माउंटेन्स भी थोड़े उनके समिट्स वगैरह कम हुए हैं. Similarly, the Appalachians in North America and Ural Mountains in Russia. Ural Mountains, if you remember, these are the mountains that actually divide Europe and Asia. So Appalachians in North America and Ural Mountains in Russia, they have a rounded features and low elevation. जैसे हमारे यहाँ पे एशिया में हिमालयन माउंटेन्स हैं, यूरोप में एल्प माउंटेन है, ये थोड़ा इनका रग्ड रिलीफ है और कॉनिकल पीक्स है, मतलब हाई समिट होते हैं. और जो एप्लेशियंस हैं नॉर्थ अमेरिका में और यूरल माउंटेन्स हैं रशिया में, इनके जो फीचर्स होते हैं ये ऐसे ही राउंडेड होते हैं और एलिवेशन भी बहुत हाइटेड नहीं होते हैं, कम ही हाइट के होते हैं. एंड दे आर ऑल्सो वन ऑफ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. सिमिलरली नाउ द अनदर टाइप ऑफ माउंटेन इज अ ब्लॉक माउंटेन. ब्लॉक माउंटेन कुछ ऐसे होते हैं. ओके, ब्लॉक माउंटेन्स आर लाइक दिस. देयर इज अ हॉस्ट एंड देयर इज अ ग्रेवन. ओके, तो ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है इसे हम होस्ट बोलते हैं, और ये जो नीचे उठे हुए पार्ट होते हैं उन्हें हम ग्रेवन बोलते हैं. ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. पहले वो ब्रोक होंगे, जैसे आपका ये इंडिया था तो, और यहाँ पे ये आपका है, तो ये क्या ब्रोक हो गया, ये दोनों पार्ट एक दूसरे से ब्रोक हो गए और थोड़े से डिस्प्लेस्ड हो गए. जैसे इंडिया ऊपर हो गया और थोड़े से तुम्हारा जो प्लेट है अरेबियन सी और वो नीचे हो गया. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्लॉक माउंटेन्स. द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज होस्ट. ये देखो ये बना है ऊपर. अपलिफ्टेड जो ब्लॉक्स होते हैं उन्हें हम होस्ट बोलते हैं, और जो लोअर ब्लॉक्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रेवन. अच्छा, जैसे फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल थे हिमालयास, एल्प, यू हैव यूरल माउंटेन, यू हैव एप्लेशियंस. उसी तरीके से ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जाम्पल्स आर राइन वैली, वोस्जेस माउंटेन, ये सारे यूरोप में हैं. मैप अगर आप देखेंगे तो आपको मैप पर इजीली यू कैन फाइंड ऑल दीज लोकेशंस. Now another type of mountain is a volcanic mountain. Another type of mountain is a volcanic mountain. Okay,
वॉल्केनिक माउंटेन एंड दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये वॉल्केनिक एक्टिविटी अभी देखा था इंटरनल प्रोसेस की वजह से होता है जो वॉल्केनिक फॉर्म होता है। तो यही जो वॉल्केनोज हैं दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट आर फॉर्मिंग द माउंटेन्स एज वेल। इसकी एग्जाम्पल क्या है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है, ओके, माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा। सो वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल क्या है, माउंट Kilimanjaro in Africa and Mount Fusiyama in Japan. They are the example of such mountains. These mountains are very useful because they are also the storehouse. Volcanoes से कितने minerals वगैरह भी निकलते हैं. They are also the storehouse of rivers. तो water, Mount Kilimanjaro यहीं से कहीं से Nile river भी निकलती है. Many rivers they have their source in this region. Reservoirs are made and then they are harnessed for the use of people. Now the river valleys and terraces are ideal for the cultivation of crop. Again I was saying कि mountain का जो fold mountains होते हैं या उनकी जो steep slopes होते हैं उनके they are not suitable for farming. लेकिन कुछ mountains होते हैं जहाँ, क्योंकि माउंटेन से डेफिनेटली रिवर एक निकलती हैं, तो रिवर जहाँ पे होगा वहीं पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन आपको देखने मिलेगा, और जहाँ पे रिवर्स होंगे वहीं पे फ्लोरा एंड फाउना भी। तो माउंटेन अगर आपको लिखना है, यू कैन ऑल्सो से दैट माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। द फॉरेस्ट के यूजेस क्या हैं, वो हमें खाना देते हैं, वो हमें फ्यूअल देते हैं, फॉडर देते हैं, ओके, लकड़ी देते हैं फॉर द फर्नीचर, ओके। माउंटेन्स ऑल्सो प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट। माउंटेन्स आप जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, टूरिज्म एक्टिविटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड यू विजिट द माउंटेन ऑल्सो फॉर द सीनिक ब्यूटी, कितने सुंदर दिखते हैं माउंटेन्स। एंड सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, दे ऑल आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। तो माउंटेन सिर्फ एक लैंडफॉर्म नहीं है, माउंटेन इज नॉट ओनली अ लैंडफॉर्म, नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ रिवर, बट इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द recreational activities, like you have some games you can play, you can visit that place. Now second लैंडफॉर्म जो है प्लेट्यूज है। अब अभी पहले बताया था कि लैंडफॉर्म को अगर हम डिवाइड करते हैं एलिवेशन और स्लोप के बेसिस पे। अब माउंटेन अगर बहुत हाइट में है तो प्लेट्यूज क्या होगा, वो उसकी हाइट से कम होंगे। तो प्लेट्यूज इज एन ये उठे हुए तो हैं, ये जो माउंटेन्स हैं आपके, जो प्लेट्यूज हैं ये उठे हुए तो हैं, लेकिन ये देखो ये उठे हुए तो हैं लेकिन ये मतलब एलिवेटेड तो हैं, लेकिन ये फ्लैट है। माउंटेन कैसे थे, ये उठे हुए थे और इनमें पीक होता था, और प्लेट्यू कैसे हैं, ये उठे हुए हैं लेकिन दे हैव अ फ्लैट टॉप्ड टेबल, लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। ये एरिया है, यहाँ से ये जो हैं ये उठे हुए होते हैं। सो व्हाट इज अ प्लेट्यू? प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड लैंड, a flat land, they are flat topped table. A plateau may have one or more sides with a steep. अब ये जो plateau है ये उठे होते हैं, ये ऐसे भी steep भी हो सकते हैं, ठीक है, और खड़े भी हो सकते हैं, ओके। सबसे बड़ा जो plateau है on the earth is a Tibetan plateau. इंडिया में कौन सा plateau मिलता है? इंडिया में डेक्कन plateau मिलता है। डेक्कन plateau आपको मिलेगा मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटक रीजन में। तो ओके, द डेक्कन plateau इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट plateau जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, जैसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन से हैं, अरावली रेंजेस हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्लेट्यू है वो है टिबेटन। यू शुड ऑल्सो नो द टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज, द प्लेट्यूज दैट आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो टिबेटन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, जिसकी हाइट है 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल, लेकिन ये हिमालय से फिर भी कम है। देखा, हिमालय एक माउंटेन है जो कि सबसे बड़े होते हैं, प्लेट्यू उनसे थोड़े कम होंगे, तो इनकी कितनी हाइट है 4000 to 6000 मीटर्स ओनली। ना हाउ प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स आर नॉट आइडियल फॉर फार्मिंग। प्लेट्यूज क्योंकि ये फ्लैट होते हैं तो यहाँ पर आपको ये प्लेन होते हैं, यहाँ पे मिनरल, जहाँ भी आपको, जैसे इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। छोटा नागपुर प्लेट्यू मेनली झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे रीजन्स में पाए जाते हैं। सो दे आर ऑल्सो वन ऑफ द रिच इन मिनरल डिपॉजिट। यहीं पर सारे प्लेट्यू में ही आपको कोल है, कोई भी मिनरल है, आपको यहीं पर मिलते हैं। तो प्लेट्यूज दे आर रिच इन, तो जहाँ भी प्लेट्यूज होंगे वहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स होंगे। सो प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। एज ए रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज भी यहीं पर मिलते हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू, जैसे गोल्ड कहाँ मिलता है? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में वहाँ पर है
गोल्ड और डायमंड माइनिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है अफ्रीकन में। जैसे हमारे यहाँ पे आयरन, कोल, मैंगनीज, ये सारे कहाँ मिलते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू अभी बोला कि जहाँ जहाँ प्लेट्यूज होंगे वहाँ वहाँ मिनरल डिपॉजिट होंगे। तो हमारे यहाँ पर आयरन, कोल, मैंगनीज, ये सारे यहाँ पर मिलते हैं। एंड प्लेट्यूज आर ऑल्सो, दे हैव ऑल्सो वाटरफॉल्स एज, क्योंकि रिवर भी तो यहाँ से गिरेगी ना, ऐसे फॉल होती है रिवर। तो प्लेट्यूज आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ वाटरफॉल। जहाँ प्लेट्यू होंगे वहाँ पे आपको वाटरफॉल मिलेगा। ये नेचुरली होता है। मिनरल डिपॉजिट्स भी जहाँ प्लेट्यू होंगे वहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स भी होंगे। वन सच एग्जाम्पल इज, यू शुड नो, हुंद्रू फॉल्स कहाँ है? हुंद्रू फॉल्स छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, ऑन द रिवर सुवर्ण रेखा। ये पूछ लेते हैं कि हुंद्रू फॉल कहाँ पर है, लेकिन कौन से रिवर पर है? तो हुंद्रू फॉल इज ऑन द रिवर सुवर्ण रेखा। जोग फॉल जो कि सबसे बड़े हैं, ये श्रावती रिवर पर है, और ये जोग फॉल्स आर इन कर्नाटक। लावा प्लेट्यूज, और प्लेट्यूज में कौन सी सॉइल मिलती है? ब्लैक सॉइल होती है, और ब्लैक सॉइल आपको पता है अपने ही आप में दे आर फर्टाइल एंड दे आर गुड फॉर कल्टिवेशन। ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर द क्रॉप्स लाइक यू हैव कॉटन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। तो प्लेट्यूज के जो यूजेस हैं, तो वाटरफॉल्स होते हैं, दे हैव अ मिनरल डिपॉजिट्स लाइक हुंद्रू फॉल। यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ हुंद्रू फॉल ऑन सुवर्ण रेखा रिवर। जोग फॉल्स हैं, दे आर ऑल्सो रिच इन द ब्लैक सॉइल विच इज गुड फॉर द कल्टिवेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट लैंडफॉर्म हम देखेंगे वो है प्लेन्स। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ लैंड, ठीक है, फ्लैट लैंड होते हैं। इनमें एलिवेशन का कोई काम नहीं होता। अगर हम एलिवेशन बोलेंगे भी, जैसे आपके माउंटेन्स जो थे 8,000 से 10,000 मीटर्स तक ऊपर हो सकते हैं। प्लेट्यू 4,000 to 6,000 मीटर्स होते हैं, और जो प्लेन्स होते हैं वो कम, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर अबव ही होते हैं। तो प्लेन मतलब प्लेन एरिया, ठीक है, जैसे ये सी लेवल है तो इतना प्लेन समझ लो, ये 200 मीटर तक ऊपर ही रहेंगे, लेकिन ये पूरा फ्लैट लैंड होता है। अब हम कहाँ रहते हैं? हम प्लेन एरियाज में ही रहते हैं। सो सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर्स में बी रोलिंग, अनड्यूलेटिंग। Now the plains are also formed by the rivers and tributaries. अगर आपने सुना होगा, नेक्स्ट लेक्चर में you will be seeing हमारे यहाँ के जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया में, नदर्न प्लेन्स इज वन ऑफ इट। तो नदर्न प्लेन्स जो है ये गंगा और इंडस और ब्रह्मपुत्र इनकी ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ है। तो द प्लेन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज एंड दे कैरी फॉरवर्ड देयर। रिवर्स जो हैं ये इरोड कर देती हैं, है ना, थोड़ा खिंचा देंगी, और यही जो रिवर्स हैं ये अपने साथ बहुत सारा सामान लेके घूमती हैं। और ये सारे कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं? आपके नदर्न प्लेन्स में या प्लेन्स में। ना प्लेन्स की जो स्पेशलिटी है, दे आर फर्टाइल। यू नो, यूपी, पंजाब है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रोन होते हैं क्योंकि ये फर्टाइल रीजन्स हैं। सो दे आर वेरी फर्टाइल एंड नेटवर्क, प्लेन एरिया है तो जल्दी से ट्रांसपोर्ट भी इजीली हो जाता है, रेलवे ट्रैक्स भी जल्दी से लगाए जा सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो ईजी। दीज प्लेन्स आर, और प्लेन एरियाज ही होते हैं जहाँ पर हम रहते हैं। हैव यू एवर सीन यू पीपल लिविंग ऑन द माउंटेन? नहीं होता ना, हम जनरली वी टेंड टू लिव ऑन द प्लेन एरियाज। तो सबसे प्लेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा जैसे मिसिसिपी रिवर है नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर प्लेन दे फॉर्म। हमारे यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बनाते हैं, ओके। यांगजे रिवर इन चाइना, दे फॉर्म द प्लेन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ना प्लेन एरियाज जो हैं दे आर यूजफुल फॉर द हैबिटेशन। वही बोला ना, हम रहेंगे कहाँ? हम वहीं रहते हैं जहाँ पे प्लेन सरफेस होता है। देयर इज अ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल। सो एंड दे ऑल्सो, बिकॉज ये प्लेन एरियाज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द रिवर्स। तो रिवर्स होंगी तो फर्टाइल regions होंगे, तो they are also fertile regions of the world. They also have the fertile soils like alluvial soil है, you have a black soil in this. तो Indo-Gangetic plains are most densely populated region. सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ है? सबसे ज़्यादा population कहाँ है? यूपी में है, बिहार में है। So this is also one of the region, क्योंकि ये plain areas हैं, Indo-Gangetic rivers यहाँ से गुजरती हैं और ये fertile regions है, इसलिए सबसे ज़्यादा population भी यहीं पर होती है।
नाउ वी कैन सी, इन शॉर्ट वी कैन सी लैंडफॉर्म और पीपल का रिलेशन क्या है. जैसे हमने बोला हैबिटेशन कहाँ होगा, जहाँ पे प्लेन एरियाज होंगे. रिक्रिएशन के लिए भी हम लैंडफॉर्म्स को ही देखते हैं. सो ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज एंड लाइफ इज डिफिकल्ट. अभी बोला था कि माउंटेन पे कोई नहीं रहता क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना कूल होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है, तो आप कैसे रह सकते हो. सो लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन रीजन. और प्लेन्स होते हैं, plains have a much better condition, they have a sustainable condition for living, so it is easy. plain regions में आप क्योंकि fertile soil होती हैं, rivers होती हैं, so you can grow crop, you can build a house, you can build a road in a plain than a mountain. Sometimes but also जैसे earthquake कभी सुना है कि मध्य प्रदेश में आएगा. मध्य प्रदेश में क्योंकि वो ऐसा लैंडफॉर्म ही नहीं है कि earthquake आए. मध्य प्रदेश में तो वॉल्केनो भी नहीं है. तो कुछ लैंडफॉर्म्स होते हैं जिनसे कुछ नेचुरल कैलामिटीज भी जुड़ी हुई होती हैं. जैसे लैंडस्लाइड्स आपको उत्तराखंड में ही मिलेंगे. आपने देखा होगा केदारनाथ 2013 केस, जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लड हुआ था, लैंडस्लाइड्स भी आई हुई थी, क्योंकि वो थोड़ा माउंटेनियस रीजन है, थोड़ा हाइट पे है और स्लोप में है, इसलिए वहां पर नेचुरल कैलामिटीज भी होती हैं. So sometimes natural calamities कौन से हैं? earthquake है, you have volcanic eruption, you have storms and floods. They are actually related to landforms, and there's a huge कोई भी अगर disaster आता है, there's a huge loss of life and property takes place. So by creative awareness you may find out like you should know the use of land and water का use क्या है ड्रिंकिंग में, for industrial purpose है, agricultural purpose है. land you use land for the recreation also, you use land for the habitation also. Okay, so these are the forms that you have seen, the landforms types: mountains, plains, plateaus. hills भी एक टाइप है. hills are slightly lower than the mountains. Okay, उनका elevation थोड़ा कम होगा, स्लोप भी थोड़ा कम होगा. और कौन से बेसिस हैं जिन पे हम इन तीनों को डिवाइड करते हैं, वो है एलिवेशन एंड स्लोप. ओके, एंड व्हाट आर द टू प्रोसेसेस जिनकी वजह से ये बनते हैं? एक इंटरनल प्रोसेस होते हैं एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस होते हैं. द एक्सटर्नल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस में यू हैव इरोजन एंड यू हैव डिपोजिशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लैंडफॉर्म्स. थैंक यू. आई होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू.